आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आपने सुना है कहीं? 100% सुना होगा। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को लेके ना आजकल वैसे ही बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि बहुत कॉमन ये दिक्कत आ रही है। और मैंने ना 2-1 वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं जो कि हार्ट डिजीज़ को लेके हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को लेके हैं। उसमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का ज़िक्र हुआ है। मैं लिंक डाल दूँगा, देख लीजिएगा बेसिक जानकारी के लिए। और ये जो रिक्वेस्ट आई थी ना, उसमें स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ ऐसी दवा बताएं सो दैट आने वाले समय में बिकॉज ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हमें जो दिक्कतें आ सकती हैं ना, वो नौबत ही ना आए। कुछ ऐसी दवा हम पहले से शुरू कर लें, जैसे कि ठीक है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने रखता हूँ क्योंकि ना ये बहुत कॉमन दिक्कत है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल। इसकी बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो ये बात करते हैं, इन शॉर्ट बात करेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, उस वजह से हमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवा, क्या पोटेंसी और क्या डोजेज, विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले डू सब्सक्राइब गुरुनानक केयर्स। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए मेरे दोस्त, डू सब्सक्राइब, वो बेल आइकॉन बना उसको हिट ज़रूर कीजिएगा सो दैट आपको ना लेटेस्ट अपडेट्स मेरे मिलते रहे, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली ना हमारे आर्टरीज़ को लेकर दिक्कत है। आर्टरीज़ क्या रहती हैं? ब्लड वेसल्स, वो नली, खून की नली कह लें, जिसमें से ना ब्लड फ्लो करता है, हार्ट से फ्लो करेगा बाहर को टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो निकलता है हार्ट से, पंप आउट होता है और वो सप्लाई किया जाता है पूरी बॉडी को, अलग अलग टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को। वो कौन सप्लाई करता है? वो ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करते हैं उनको आर्टरीज़ बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, आर्टरीज़ की जो वॉल है ना, आर्टरीज़ जो है ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं सो दैट ब्लड उसमें से आराम से फ्लो करे, मज़े में फ़्लो करे। लेकिन किसी कारण से ड्यू टू सर्टन रीजंस, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ये जो आर्टरीज़ है ना ये सख्त हो जाती हैं, उनकी वॉल्स जो है ना वो हार्ड हो जाएंगी। इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है। और ये मैं बताऊँ, ये एकदम से नहीं होता, ये ओवरनाइट रातों रात नहीं होता। इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे ओवर प्रोसेस, और पीरियड ऑफ ईयर्स, इसको ना सालों साल लग जाते हैं डेवलप होते हुए। ये इसकी एक नेगेटिव पॉइंट है, बताऊँ मैं आपको, ये इसका नुकसान है। इट कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ना धीरे धीरे डेवलप होता है, इट डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और इसके सिम्टम्स नहीं है, और सिम्टम्स तब तक नहीं है जब तक ये कॉम्प्लिकेशंस में रिजल्ट ना दे, यानी कि इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे ना, उसके सिम्टम्स आएंगे और तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आज की रिक्वेस्ट बहुत अच्छे थे। आज के वीडियो से आप सबको 100% फ़ायदा होने वाला है। अगर दिक्कत रहती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की, किसी दिक्कत हो सकती है, ये हार्ड क्यों होंगी आर्टरीज? कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें ये हार्ड हो सकती हैं? कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, अगर डायबिटीज़ है, पेशेंट को शुगर का मरीज़ है, वो भी अनकंट्रोल्ड हो रही है, डायबिटीज़ क्रॉनिक हो गई है, पुरानी हो गई है, उस वजह से भी। अच्छा, एजिंग एक ऐसा ही प्रोसेस है, उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है आर्टरीज़ में। या कई बार ना जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं, अगर परिवार में ऐसा चलता आ रहा है तो आगे बच्चों में होने की संभावना और बढ़ जाती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इस वजह से होता है। अच्छा, एक ना और टर्म भी रहती है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अक्सर ये ना मिक्स हो जाती है आपस में इनके, लेकिन थोड़ा सा ना स्लाइट डिफरेंस रहता है। एथेरोस्क्लेरोसिस आप समझें, इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्लियर है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, कारण मैंने आपको बताया। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथीरोमा बन गया। एथीरोमा बन गया यानी कि आर्टरीज के अंदर ना प्लाक बिल्डअप हो गया, वो एक ब्लॉक करने वाला, वो ग्रो करता जाता है और वो ब्लड फ्लो ना कम हो जाएगा। ऑब्वियसली जगह कम मिलती है आर्टरी में ब्लड को फ्लो करने के लिए, उस वजह से दिक्कतें आती हैं और वो अल्टीमेटली कभी अगर रप्चर कर गया तो इट लीड टू हार्ट अटैक। तो ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, और ये सिंपल हार्डनिंग है जिसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। अच्छा, एक ना छोटा सा डिफरेंस और समझिए। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है ना वो हमारे स्मॉल आर्टरीज़ को अफेक्ट करते हैं। स्मॉल आर्टरीज़ यानी कि जो कि ना
आर्टरीज और कैपिलरीज को आपस में कनेक्ट करती है। ये जो पूरा जाल बिछा हुआ है ना ब्लड वेसल्स का हमारी बॉडी में, देयर आर आर्टरीज, देयर आर वेन्स, देयर आर कैपिलरीज। जो आर्टरीज और कैपिलरीज के बीच की है ना आर्टीरियोल्स या स्मॉल आर्टरीज कह लें, वो वहाँ अफेक्ट करती है ज़्यादा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, ये मिडल या लार्ज साइज्ड आर्टरीज को वहाँ अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल द एओर्टा। एओर्टा मेन आर्टरी है हार्ट के ना लेफ्ट साइड से, जो मेन आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड निकालती है बाहर को, वो है एओर्टा। उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। सेकंड इज कॉर्नरी आर्टरीज, उनमें भी हो सकता है। कॉर्नरी आर्टरीज वो है जो कि ना हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करते हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं कह लें, ठीक है। देन थर्ड इज कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज वो रहती हैं जो हमारी ब्रेन को सप्लाई करते हैं ब्लड, ठीक है। उसके अंदर भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, वो भी कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। इट कैन लीड टू स्ट्रोक। कहीं भी देखिए ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी ना, वो ऑक्सीजन, वो न्यूट्रिएंट्स वो नहीं मिल पाएंगे उस अफेक्टेड पार्ट को, उस वजह से जो कॉम्प्लिकेशन, जो सिम्टम्स आते हैं। इसमें अगर कैरोटिड आर्टरी में ऐसा हो रहा है तो इट कैन लीड टू स्ट्रोक, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर ना फीमोरल आर्टरी में भी एथेरोस्क्लेरोसिस देखा गया। फीमोरल वो है जो हमारे ना लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में सप्लाई करती है हमारे लिम्स को। अच्छा, इसमें ना इलियक आर्टरीज में भी देखा गया। इलियक आर्टरीज वो है जो ना हमारे लेग्स को सप्लाई करते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक एरिया, वहाँ ब्लड सप्लाई करती हैं। अच्छा, आपने ना देखा होगा कि ऐसे सिम्टम्स भी रहते हैं जहाँ ना देखिए एथीरोमा कहीं भी बन सकता है। आर्टरीज तो पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। हमेशा हम हार्ट की क्यों बात करते हैं उसका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इट कैन शो सिम्टम्स एनीवेयर इन द बॉडी। बॉडी में कहीं जहाँ भी आर्टरीज में दिक्कत रह रही है, ये एथीरोमा बन गया है, वहाँ सिम्टम्स आएंगे। जैसे स्ट्रोक मैंने बताया, थ्रोम्बस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ऐसे ही ना लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पाँव के सिम्टम्स आएंगे। मैं आगे सिम्टम्स भी डिस्कस करूँगा, डिटेल में बताता हूँ आपको। आइए लक्षणों की बात करें, सिम्टम्स समझ लेते हैं लगे हाथ। मैंने बताया आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं जब तक कि वो ना कॉम्प्लिकेशंस के लेवल तक ना पहुंच जाए। और सिम्टम्स क्या आएंगे, लक्षण क्या आते हैं, अगर जैसे मोस्टली जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हार्ट को लेके अगर बात करें तो चेस्ट पेन रहेगा, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट रहेगा, छाती को लेके डिस्कम्फर्ट रहेगा, दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहती है कि बस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, सांस को लेने में दिक्कत रहेगा, पेशेंट को महसूस होगा, ठीक है। थर्ड इज़ पैल्पिटेशंस, जैसे ना दिल जोर जोर से धड़क रहा, धम धम की आवाज़ साउंड ना खुद को आती है, इतने सिवियर पैल्पिटेशंस ये हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, राइट। फिर स्वेलिंग, सूजन, इडीमा, पाँव में अक्सर देखा गया, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में इडीमा होता है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ना, बाकी आर्टरीज भी इफेक्ट हो सकती है, उस वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिसके लक्षण क्या रहेंगे, बर्निंग पेन हमारे पाँव में, फीट के अंदर ना जलन सी होगी, दर्द सा करेगा। इवन एट रेस्ट, अगर हम आराम भी कर रहे हैं ना तो भी पाँव में ना टस टस सी होती रहती है, बर्निंग पेन के सिम्टम्स आते रहते हैं, वो भी इस वजह से हो सकते हैं। अगर जैसे कैरोटिड आर्टरी मैंने बताया ब्रेन को सप्लाई करती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अगर उन आर्टरीज में देखा जाए तो डिजीनेस होती है, फटीग होता है, थकान महसूस करता है पेशेंट। पाँव में जो सप्लाई करते हैं, लेग्स में जो सप्लाई करते हैं, उस वजह से दिक्कतें आती हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो सप्लाई करते हैं, नीचे टांगों में जो सप्लाई करते हैं, तो उस वजह से ना टांगों में दर्द भी हो सकता है, देयर कैन बी लेग पेन, ठीक है। अच्छा, विजन लॉस भी हो सकता है एक साइड का, आँखों की एक तरफ की जैसे नज़र ना है वो वीक होती जाएगी, बिल्कुल। इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो, विजन लॉस भी हो सकता है, पार्शियल हो या परमानेंट हो, वो भी हो सकता है। हमारी त्वचा पे ना ड्राइनेस रहेगी, सूखापन रहेगा, ड्राई एंड इची, खुजली होगी, स्किन ऐसा रहता है। फिर जैसे ना यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं, पेशाब को लेकर दिक्कत आ सकती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कम भी हो सकती है, वो बढ़ भी सकती है, बार बार जाने को होगा या हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कई बार। ये कुछ सिम्टम्स जुड़ते हैं बिकॉज ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, राइट। आइए अब ना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के ना कुछ रिस्क फैक्टर्स समझते हैं। अगर ये दिक्कतें ऑलरेडी ये कंडीशंस पेशेंट में है ना, उनमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने की संभावना या स्पीड कह लें बढ़ जाएगी, संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अगर CKD का पेशेंट है, ठीक है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है बंदे को, राइट। अगर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है उस केस में। अच्छा, देन देयर इज़ डायबिटिक पेशेंट, अगर शुगर का मरीज़ है ना, वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है, मैंने बताया आपको शुरू में, ठीक है।
फिर बढ़ती उम्र के साथ एजिंग, ये नेचुरल प्रोसेस है, हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन ये भी एक रिस्क फैक्टर का काम करता है, राइट। देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये भी एक कारण रहता है जिस वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, इट इज़ रिस्क फैक्टर, राइट। एक ना सिंपल सी चीज़ है, लेकिन लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हमें समझ में नहीं आती कई बार। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, लेकिन इसको करेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ आवर कंट्रोल। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर रहता है, देयर इज़ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सैर नहीं कर रहे हैं, कुछ वर्जिश, कुछ व्यायाम, कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाएगा। और फाइनली जैसे ना टोबैको कंजम्पशन, तंबाकू का सेवन ज़्यादा हो रहा है, वो बहुत एक रिस्क फैक्टर है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के लिए। अच्छा, इसका ना अब कॉम्प्लिकेशन समझ लेते हैं। मैंने बताया कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए, रिस्क फैक्टर्स मैंने आपके सामने रखे हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये वेरी करता है, यानी कि किस आर्टरी पे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कौन सी आर्टरी पे हो रहा है, उस वजह से उसी ऑर्गन को लेकर दिक्कतें बढ़ती हैं। कैरोटिड आर्टरी में अगर हो रहा है तो इट कैन लीड टू कैरोटिड आर्टेरियल डिजीज़। कॉर्नरी आर्टरी में हो रहा है, इट कैन लीड टू कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, CAD बहुत कॉमन है। अच्छा, पेरिफेरल आर्टरीज में हो रहा है, इसके ऊपर अलग से वीडियो भी है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज PAD, वो भी देख लीजिएगा डिटेल में। इस वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है, इस वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, इस वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं, लेकिन ये समझने ज़रूरी थी, ये मैंने आपके सामने रखे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं बिकॉज ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस? जैसे मैंने कहा आपको, ये इट्स इज ग्रेजुअल प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको सालों साल लग जाते हैं डेवलप होते हुए आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और ये इट कैन लीड टू दिस कॉम्प्लिकेशन। किडनी फेलियर भी हो सकता है इस वजह से। ये बड़े सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, इनसे बचना है ना, स्टार्ट कीजिए होम्योपैथी। तो दोस्तों, वक्त आ गया आपके सामने रखूँ वो प्रमुख दवा, होम्योपैथिक रेमेडी, जो कि आपको हेल्प करेगी, 100% हेल्प करेगी। ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस को डिले करेगी, इसको स्लो करेगी, इसमें आपकी राहत मिलेगी। आपके जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। वो जो रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, उसमें एक तो ना लाइफस्टाइल चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। जैसे अगर वो दिक्कतें, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो हम सबके हाथ में है, उसको कंट्रोल करें। डाइट रिस्ट्रिक्शन फॉलो करें, लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाएं, तंबाकू का सेवन कम करें, दारू कम पिएं, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगे इन द लॉन्ग रन। और लें स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस, ये प्रमुख दवा मैं कहूँगा। देर आर सो मेनी रेमेडीज़, लेकिन स्ट्रोफेंथस के ऊपर भरोसा टिकता है, घूम फिर के स्ट्रोफेंथस ही आती है मन में। इसकी क्या डोज, क्या पोटेंसी मैं बताऊँ आपको, रेगुलर यूज़ में करना है ना, 6 CH इज़ आइडियल पोटेंसी टू स्टार्ट विद। स्ट्रोफेंथस 6 CH पोटेंसी मिलाए, केवल 2 बूंदें दिन में 2 बार, 1 चम्मच पानी में डाल के लें, 2 बूंदें सुबह, 2 बूंदें शाम को पीनी है। ये आपको हेल्प पहुंचाएगी, मदद पहुंचाएगी, और पीरियड ऑफ टाइम आपको ना राहत मिलेगी। यू कैन गेट योर ब्लड टेस्ट डन। अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको शुगर है, तो रेगुलर ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाते रहें, सो दैट वो मैनेज रहे, वो नॉर्मल रेंज में रहे। अच्छा, अगर किसी कारण से, एनी रीज़न, जिस वजह से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताई है ना, अचानक से सडन आ जाएं, तो क्या करें? स्ट्रोफेंथस वहाँ भी हेल्प करेगी, वहाँ आप मदर टिंचर लेके आएँ, स्ट्रोफेंथस Q, उसके 10 से 15 बूंदें लें, कुछ गुनगुना पानी 2 से 3 बार लें दिन में कम से कम, ठीक है, वहाँ आपको हेल्प करेगी स्ट्रोफेंथस Q, राइट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको ज़रूर लाभ पहुँचना चाहिए। स्ट्रोफेंथस के गुण अगर डिटेल में चाहिए, स्ट्रोफेंथस हिस्पिडस किस प्रकार की होम्योपैथिक दवा है, वो कैसे एक्ट करती है, कैसे हेल्प करती है, वो डिटेल वीडियो स्ट्रोफेंथस के लेक्चर देख लीजिएगा मेरा, मैं वो भी लिंक डाल दूंगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो इन डिटेल। लेकिन हाँ, इन शॉर्ट याद रखें, अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस परिवार में भी जैसे फैमिली हिस्ट्री है ना, तो ये दवा इमीडिएटली शुरू करें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं रह रहा है, ये दवा इमीडिएटली शुरू करें, आपको हेल्प मिलेगी, आपको राहत मिलेगी, वो कॉम्प्लिकेशन से निजात मिलेगी, राइट। और दोस्तों, जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। वीडियो अच्छा लगा, आपको इससे फ़ायदा पहुँचे तो अपना प्यार भेजिए विद थम्स अप, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस।